एनेलिडा। संघ एनेलिडा। एनेलिडा को इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या, एनेलिडा। मैं बताऊं, अगर वास्तव में बायोलॉजी पढ़ना है और सरल बनाना है, बायोलॉजी चालू कर दिया कि नहीं, तो सरल बनाना है बायोलॉजी को, तो तुम हर हाल में इंग्लिश टर्म सीखते जाओ। काहे कि बायोलॉजी जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या है, केवल इंग्लिश की स्पेलिंग लिख गई सो वो इंग्लिश मीडियम की हो गई, और उसका उच्चारण लिख दिया सो हिंदी मीडियम हो गया। अब एनेलिडा शब्द वास्तव में है क्या, इंग्लिश ही तो है, बस हिंदी में उसका क्या कर दिए, उच्चारण, सो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। तो ये कहने लगे हिंदी मीडियम है। बायोलॉजी में आधे से अधिक जो टर्म्स होते हैं वो काय के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। ठीक, चलो लिखो जरा नंबर 1, पहला पॉइंट इसका लिखते हैं, नोट करते हैं। मैं बोलते जा रहा हूँ और जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला लिखो, ये मृतजीवी, मृतजीवी, सॉरी मुक्तजीवी, वेरी सॉरी, ये कैसे होते हैं, मुक्तजीवी। मुक्तजीवी हैं, स्वतंत्र रूप से रहने वाले हैं, मुक्तजीवी हैं, आर्द्र मृदा में रहने वाले हैं। कैसे हैं, आर्द्र मृदा में रहने वाले, मुक्तजीवी हैं, आर्द्र मृदा में रहने वाले। नोट करते जाना, ये मुक्तजीवी, आर्द्र मृदा में रहने वाले, स्वच्छ जलीय, लवणीय, स्वच्छ जलीय या लवणीय जल, स्वच्छ जलीय या लवणीय जल दोनों ही में रहने वाले हैं। कुछ आपको ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे जो लवणीय जल में रहते हैं। ठीक, इनमें से कुछ क्या हो सकते हैं, बाह्य परजीवी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी अभी तक जो अपन ने पढ़ा था, एसके हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज जो संघ पढ़े थे इससे पहले, वो आंतरिक परजीवी थे। किसी जीव के शरीर के कहाँ रह रहे थे, अंदर, आंतरिक परजीवी, अंतः परजीवी किसी जीव के शरीर के अंदर रहते थे। और इनमें से अगर देखें तो कैसे हैं ये, बाह्य परजीवी। कैसे हैं, बाह्य परजीवी। मुक्त जीवी अर्थात मुक्त रूप से उपस्थित रहेंगे। आर्द्र, आर्द्र का मतलब नमी, आर्द्र का मतलब गीली, आर्द्र का मतलब सॉरी गीली मिट्टी में। केंचुआ, केंचुए का उदाहरण रखो, गोंच का उदाहरण रखो, जिसे अपन जोंक बोलते, अपने बोलचाल की भाषा में गोंच बोलते, वो अपभ्रंश है लेकिन जोंक है सही, है ना। तो अपन लोग क्या करें, बिल्कुल स्पष्ट समझें कि मुक्तजीवी हैं, आर्द्र मृदा में अर्थात गीली मिट्टी में रहने वाले हैं, स्वच्छ जलीय हैं, या तो ये मीठे पानी में भी पाए जा सकते हैं, या फिर लवणीय जल अर्थात खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। और ये मुख्य रूप से क्या है, बाह्य परजीवी हैं, किसी जीव के अंदर नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, बाहर से किसी जीव पे चिपक सकते हैं। जैसे उदाहरण है जोंक, गोंच कहते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, और सही है जोंक है। तो वो जो है बाहर से चिपक जाती है, गाय भैंस बकरी वगैरह को, जैसे पानी में गए कोई जानवर और चिपक गए, अपन लोग भी कभी तालाब वालाब में गए तो चिपक जाती और अपना खून चूस लेते वो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट लिखो, शरीर, शरीर की बनावट के बारे में लिख रहे हैं अपन लोग। दूसरा पॉइंट हेडिंग डाल दो, शरीर। ठीक, ये अभी अवस्थाएं थी कि कैसे रहते हैं, हैबिट्स। शरीर में लिखो लचीला, शरीर कैसा होता है, लचीला। लचीला मीन्स, लो बताओ लो, लचकदार, कोमल। लचीला माने लचकदार, कोमल। कड़क नहीं रहेगा कि वे तो सीधे है तो सीधे, नहीं, लचकदार। केंचुए, वो केंचुआ है ही उदाहरण। हमने बोला ना अपन लोग एनेलिडा पढ़ रहे हैं, तो अपने आसपास जो पाए जाने वाला उदाहरण क्या है, केंचुआ। सभी लोगों ने केंचुआ देखा होगा बारिश के सीजन में। अभी भी मिट्टी इट्टी के कहीं अभी गमला वगैरह लगे, पेड़ पौधे लगे, वहाँ खोद दो,
ठीक है, सो केंचुए निकल आते। ठीक है, तो केंचुए को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ो, सो बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, मिट्टी में तो रहता देखो केंचुआ। ठीक, हाँ, शरीर कैसा होता है, लचीला मीन्स कोमल, लग्जरी जैसे कह सकते हैं, लचकदार। इसके बाद लंबवत, लंबवत मीन्स लंबाई में रहता है, लंबवत। ठीक, लंबवत लिख सकते हो। इसके बाद बेलनाकार, कैसा रहता है, बेलनाकार। बेलनाकार मीन्स गोलाकार, शरीर कैसा रहेगा, गोलाकार। ठीक, एक और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है एन्यूली, ये विशेष तौर पे इसी का गुण है, मैं लाल से लिख रहा हूं एन्यूली, इसको इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं एन्यूली, लिख लो तुम लोग। एन्यूली की इंग्लिश लिख रहा हूं ANNULI, ANNULI। एन्यूली वास्तव में कहें तो एक खंड, एन्यूली माने खंड, विभाजन। ठीक है, तो एन्यूली कोष्टक में लिख दिया ना, एन्यूली नामक बैलीकृत खंड, कैसे, बैलीकृत, बलयीकृत, बलयीकृत लिखना। ठीक, बलयीकृत खंड, तो या खंड कह दो। कैसे हैं, खंड का मतलब टुकड़े, हिस्से बटे हुए। तुम देख रहे हो कि केंचुए का शरीर अगर देखा होगा तुमने तो ऐसे ऐसे ऊपर से क्या रहते हैं, खंड। तो ये एन्यूली है, एक क्या है, एन्यूली, बलयीकृत खंड, बलय के जैसे गोलाकार खंड, बलय माने गोलाकार होता ना, तो ये बलयीकृत खंड होते हैं, जिन्हें मेटामियर्स, इनको दूसरा नाम और दे के रखा है, क्या दे के रखा है, मेटामियर्स। एक और नाम लिख सकते हो इसका, मेटामियर्स। तुम देख रहे हो कि हम इंग्लिश का शब्द काय में लिख रहे हैं, हिंदी में, सो वो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया मेटामियर्स, इनको ठीक है मेटामियर्स बोलते हैं। और ये कि पूरी की पूरी व्यवस्था मेटामेरिज्म कहलाती है, क्या कहलाती है, मेटामेरिज्म। ठीक, तो ये हो गया मेन, ये हुआ। अच्छा, सममिति अगर देखें, तीसरा जो गुण है शरीर की सममिति, कैसी होती है, सममिति जानते हो, किसी अक्ष से काटे तो बराबर भाग, बराबर हिस्से में कटेगा, एक दूसरे से भिन्न कटेगा। ठीक है, तो सममिति कैसी होती है, सममिति में द्विपार्श्व सममिति, कैसी होती है, द्विपार्श्व, द्विपार्श्व। ठीक, द्विपार्श्व, बाइलेटरल सिमेट्री, तो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अगर जनन स्तर देखें अपन, जनन स्तर देखें, जो जनन भ्रूण जो है कितने स्तर बनाता है, तो त्रिस्तरीय होते हैं। जनन स्तर देखें तो कैसा होता है, त्रिस्तरीय। अच्छा, त्रिस्तरीय में तीनों स्तर भ्रूण के देखे पड़े हैं, क्या आप लोगों ने बता सकते हो क्या? भ्रूण जब विकसित होता है किसी जीव का, तो जो कोशिकाएं हैं वो कितनी परतें बनाती हैं, 12th क्लास वाले अच्छी तरह से बता सकते हैं। सबसे बाहरी परत को बोलते हैं क्या, एक्टोडर्म, पढ़ा है क्या, फिर मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म। एक्टो का मतलब बाहरी, मीजो का मतलब मध्यम, मध्य में पाई जाने वाली, और एंडो का मतलब अंदर पाई जाने वाली। और ये इन जो डर्म्स होती हैं, ये परतें होती हैं भ्रूण की, और ये निश्चित रहता कि एक्टोडर्म से शरीर के ये अंग बनेंगे और मीजोडर्म से शरीर के ये अंग बनेंगे और एक्टोडर्म से ये अंग बनेंगे। क्लियर है? हाँ, निश्चित रहता है, श्योर। जैसे हमारी ये त्वचा वगैरह है वो एक्टोडर्म से बनेगा, ऐसे। क्लियर ना? तो ये बिल्कुल हाँ श्योर, निश्चित ही रहता। मैंने एक दिन बताया भी था, कहीं लिखवाया भी था एक क्लास में, कि एक्टोडर्म से ये बनेंगे, मीजोडर्म से। जब जो विभेदीकरण पढ़ेंगे ना, भ्रूण का विभेदीकरण, भ्रूण में विभिन्न अंग बनना, तो उसमें बिल्कुल निश्चित में याद करनी पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट में भी आता। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे तुम लोग, भ्रूणीय विकास कक्षा 12 में तुम लोग जो रिप्रोडक्शन क्या
मानव में प्रजनन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें दिया हुआ है ये, ठीक है। तो खैर ये इसके बारे में इसमें अभी इतना नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में जाना है। अगर शरीर देखें तो शरीर की जो बनावट है ट्यूब विथ इन ट्यूब, कैसे, एक नलिका के अंदर दूसरी नलिका डली हुई है, कैसा है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। जो शरीर का स्तर है वो नलिका के अंदर नलिका, किस स्थिति में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि नलिका के अंदर नलिका। अच्छा, अब हम देख पा रहे हैं कि जो एनेलिडा समूह है, एनेलिडा समूह में और इससे पहले एस्केहेलमिन्थीज में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, शरीर किस स्तर तक आ गया है, नलिका के अंदर नलिका। मतलब अपन लोगों का जो शरीर है, मानव का शरीर है, वो भी किस स्थिति में है, ट्यूब विथ इन ट्यूब, नलिका के अंदर एक और नलिका डली हुई। जैसे तुम देख रहे हो कि जैसे ये तो हो गई क्या, बड़ी नलिका, ये हो गया बड़ी नलिका, इस नलिका के अंदर एक और दूसरी नलिका, ऐसे ऐसे, ये तो हो गई एक, मतलब दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये हो गई और एक ओपनिंग ये हो गई। मतलब सीधी शरीर की जो आहार नाल है उसकी ओपनिंग कितनी होंगी, दो। अपनी दो हैं कि नहीं, लो। और एक माउथ हो गया, एक माउथ हो गया और एक एनस हो गया, गुदाद्वार, ठीक है ना। इधर से प्रवेश है और इधर से निकासी है, और पूरा शरीर एक ट्यूब माने, पूरा शरीर क्या माने, एक ट्यूब माने। तो ये आहार नाल गई है और नीचे खुल गई है, ठीक है। तो ये ट्यूब, एक ट्यूब तो हो गई ये बड़ी वाली, फिर अब जैसे और आए तो इसी से खोल दो, सो ये फेफड़े हो गए, लो भैया, जैसे क्या हो गए, फेफड़े हो गए। और जगह पड़ी सो इधर पे क्या हो गया, हार्ट हो गया। फिर और देखें तो लेबर ओबर और कुछ ऐसे ऐसे ये अंग हैं, तो ये खाली जगह है कि नहीं है, तो एक ट्यूब ये कहलाई, और एक जा ट्यूब तो डली ही है अंदर ना, समझते ही नहीं हो, एक ट्यूब तो ये गई अंदर की नहीं, या तो परमानेंट ही है कि नहीं है। जो आहार नाल है वो तो परमानेंट एक ट्यूब है ही है, और एक ट्यूब ये शरीर, ठीक है। तो दो ट्यूब हो गई कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब क्या है, प्रवेश कर रही है, फिट है। तो ये शरीर जो केंचुए का शरीर है या एनेलिड्स के जितने भी जंतु हैं, इससे पहले एस्केहेलमिन्थीज जो पढ़ा था उसकी भी ट्यूब विथ इन ट्यूब। इसके बाद इसके और पहले प्लेटीहेलमिन्थीज पढ़ा था, प्लेटीहेलमिन्थीज चपटे कृमि, तुम लोगों ने शुद्ध हिंदी वाले हो तो आओ, चपटे कृमि पढ़ा, गोल कृमि, फीता कृमि, समझ रहे। तो वो टैबम या फ्लैटबम फीता कृमि जो होते हैं उनका भी शरीर इसी प्रकार का था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अब बिल्कुल इन जीवों में जो एडवांस शरीर की संरचना थी, सबसे विकसित शरीर जो पाया जाता है क्या, ट्यूब विथ इन ट्यूब के रूप में पाया जा रहा। तो नलिका के अंदर नलिका, शरीर की बनावट जो है इस तरह की है। शरीर के पूरे कील पुर्जों की जो व्यवस्था है वो ट्यूब विथ इन ट्यूब, इसको इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, ट्यूब विथ इन, ट्यूब विथ इन ट्यूब। विथ इन माने के अंदर, तो एक नलिका के अंदर दूसरी नलिका। क्लियर है, एक ये हुआ। मेन तो गुण है एन्यूली, इसका मुख्य गुण है एन्यूली। इसको नाम ही एनेलिडा क्यों पड़ा, क्योंकि इन जीवों में क्या पाए जाते हैं, एन्यूली पाए जाते हैं। इन जीवों के शरीर पे वलयाकार ऐसे खंड पाए जाते हैं जो अंदर नहीं कटे, बाहर से स्किन पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्किन पे पाए जाएंगे, बाहर, हाँ जाओ आ जाओ, बाहरी स्किन पे पाए जाएंगे, ठीक है। एन्यूली, एन्यूली पाए जाने के कारण इस संघ का नाम क्या हो गया, एनेलिडा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। ये बेखंडी रूप से खंडित, एक लिख सकते हो तो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो, बेखंडी रूप से खंडित कैसे होते हैं ये, चौथा नंबर, बेखंडी। वीडियो ऑन भी किया था कि नहीं, हाँ, बेखंडी रूप से,
लिख लो ये पॉइंट, चौथा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेखंडी रूप से खंडित, इनका शरीर कैसा है? बेखंडी रूप से खंडित। अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड। कैसा? मेटामेरिकली, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। क्लियर? मतलब इनका शरीर जो है बाहरी रूप से कैसा है? खंडों में विभक्त होगा। ये बहुत ही जरूरी है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन आता है 5वां। पिचलन अंग क्या पाए जाते हैं? पिचलन अंग कैसे होते हैं? पिचलन अंग, पिचलन अंग क्या कहलाते हैं? जिनके सहारे एक जीव जो है कहीं पे भी आ जा सके, चल सके, जिस माध्यम में वो रह रहा। ठीक है, तो केंचुए देखो नमी में भी रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं, इसके साथ साथ कहाँ रह रहे हैं? पानी में भी रह रहे हैं, नमी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। तो इसमें पिचलन अंग है पेशीय पार्श्वपाद। क्या पाए जाते हैं पिचलन अंग? पेशीय, शुद्ध हिंदी, पेशीय पार्श्वपाद। पेशीय माने लो बताओ लो, पेशियों के बने हुए। अब तुम सोचा जो मुकदमा चला तो पेशी, मांसपेशियां, मुकदमा भाई पेशी नहीं। ठीक है, मांसपेशियों वाले, पार्श्व माने बगल में पाए जाने वाले, और पाद माने पैर। ठीक है, इनके शरीर के अगल बगल जो है क्या होंगे? पेशीय पाद होंगे, जिन्हें पेशीय पाद को इंग्लिश में कहते हैं पैरापोडिया। नोट कर लें इसको, इंग्लिश में पैरापोडिया। अगर ऑब्जेक्ट में कह दिया कि केंचुए के पिचलन अंग है, क्या? स्यूडोपोडिया, पैरापोडिया, ठीक है, और अग्रपाद, पश्चपाद। लो 4 बोल दे, तो 4 में से कौन सा सही है? पैरापोडिया। अक्सर हम लोग स्यूडोपोडिया और पैरापोडिया में भ्रमित हो जाते। स्यूडोपोडिया कहाँ होते हैं बताओ? लो हो गए काम। अमीबा के पिचलन अंग जो होते हैं वो क्या हैं? स्यूडोपोडिया। प्रोटोजोआ में अमीबा पाया जाता जीव जो है एक कोशिकीय जीव अमीबा है। और स्यूडो का मतलब क्या? झूठे पैर। तो अमीबा के क्या होते हैं? झूठे पैर, बनावटी पैर। कुछ समय के लिए पैर जैसा दिखाई देगा, फिर अपना समेट लेगा, जहाँ के तहाँ गोल दिखाई देने लगेगा। क्लियर ना? तो वही है कि पैरापोडिया। अब इसमें क्या पिचलन अंग पाए जाते हैं? पैरापोडिया। क्लियर है? अब अपन लोग और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसी को काइटिन युक्त सूक या क्या कह सकते हैं? काइटिन युक्त सूक। लिख लो, नोट कर लो ये, काइटिन युक्त सूक, काइटिन युक्त सूक। काइटिन युक्त क्या पाया जाए? सूक में सा ये वाला आएगा, सूक। काइटिन युक्त सूक, बात ना करो। काइटिन युक्त सूक पाए जाते हैं। इसको तुम लोग लिख सकते हो सीटी। क्या पाई जाती है? इसको क्या बोलते हैं? सीटी। तो यदि वो सीटी लिख दिए या पैरापोडिया लिख दिए तो बात एक ही है। ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए ऐसा तो बात एक ही है। अगला लिख सकते हो तुम, देहभित्ति में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर 6वां पॉइंट देख रहे हैं अपन लोग, देहभित्ति। हाँ आ जाओ भैया। देहभित्ति में परत, देहभित्ति में जो परतें पाई जा रही हैं वो देहभित्ति में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं? तो 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक, 3 परतें नोट कर लें। नंबर 1, पहली परत क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल नोट करते जाएं ये बिंदु। क्यूटिकल, CUTICLE, क्यूटिकल। तो उच्चारण भी लिख सकते हो। अच्छा, ये क्यूटिकल जो है इसकी विशेषता है कि ये बाहरी त्वचा है। केंचुए को अगर टच करोगे ना तो ऐसा गीला भी लगेगा और बहुत सॉफ्ट लगेगा। तो ये जो बाहरी परत होती है वो नम होती है और बहुत ही लचीली होती है। कैसी होती है? नम होती है और लचीली। लचीली या मतलब बहुत सॉफ्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा हिस्सा जो पाया जाता है, आ जाओ बैठो,
दूसरा हिस्सा जो पाया जाता है देहभित्ति में दूसरा हिस्सा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, जो मेन बिंदु हैं वो नोट करते जाओ। एपिडर्मिस के लिए लिख सकते हो जीवित स्तर जो बाहर की ओर मृत क्यूटिकल स्रावित करता है। लिख लो इसमें जीवित स्तर जो बाहर की ओर मृत क्यूटिकल स्रावित करता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता। ठीक, नेक्स्ट तीसरा अगर देखना है तो पेशीय स्तर। तीसरा क्या देखोगे? पेशीय स्तर। क्या पाया जाता है? पेशीय स्तर। पेशीय स्तर के अंतर्गत लिख लो वर्तुल एवं अनुदैर्ध्य पेशियां। कौन कौन सी पेशियां पाई जाती हैं? बैठ जाओ आप लोग, बगल में बैठ जाओ भैया। कैसी पेशियां पाई जाती हैं? वर्तुल अथवा वो वर्तुल तथा अनुदैर्ध्य पेशियां। वर्तुल अनुदैर्ध्य वर्तुल तथा अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो पेशियां हैं वो काय में हेल्पफुल होती हैं? काय क्या पेशीय गति होती है इसमें? देखो तो ये जो वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशियां हैं वो काय में हेल्प करती हैं? गमन में सहयोगी। काय में सहयोगी? गमन, पिचलन में सहयोगी, गमन में सहायक। क्या लिख सकते हैं इनके कोष्टक में? गमन में सहायक। ठीक, ये हो गया। बंद करना भाई थोड़ा सा।